बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनुअल 2012 ड्रामा पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनुअल 2012 के अंदर जो ड्रामा है उसका फर्स्ट स्टेंजा है, बाय द वर्ल्ड आई थिंक माई वाइफ बी ऑनेस्ट एंड थिंक शी इज नॉट। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले कौन सा होता है? ऐसा प्ले जिसके अंदर मॉरल लेसन मौजूद हो। मॉरल लेसन का मतलब है अखलाकी सबक मौजूद हो। अखलाकी सबक का मतलब ये है कि लोगों की भलाई की कोई बात मौजूद हो कलेक्टिवली, और डॉक्टर फॉस्टर्स को हमने एनालाइज करना है कि वो एक मोरालिटी प्ले है, उसमें मॉरल लेसन है, वी शुड नॉट बी प्राउड। लेकिन हमने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं उसके कि क्या जो पास्ट के अंदर मोरालिटी प्लेज किसी और राइटर्स ने लिखे थे उनके अंदर जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, क्या डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी वो मौजूद हैं? जैसा कि दूसरे मोरालिटी प्ले देखते हैं तो उसके अंदर 7 डेडली सिंस की बात होती है, उसके अंदर मॉरल लेसन दिया गया होता है, उसके अंदर बुराई का मजाक उड़ाया जाता है। क्या वो फीचर्स, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर हैं? वैसे अगर हैं तो आप इसे 5-6 फीचर्स पकड़कर इसको डिस्कस कर देंगे फर्दर। एक्यूट ड्रामा में दानियाल पब्लिशर, रिटन बाय मी MK भुट्टा। ये पहला सवाल है, डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ मोरालिटी प्ले, पहला क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लोर द कैरेक्टर ऑफ हरमोइन। हाउ फार इज शी रिस्पॉन्सिबल फॉर लियोन्टिस मैडनेस इन द विंटर्स टेल। हारमोइन का आपने शी इज अ क्वीन, इसका कैरेक्टर स्केच लिखना है और बताना है कि लियोन्टिस की मैडनेस की ये वजह यही औरत थी। लेकिन ये आप वैसे भी स्किप कर रहे हैं विंटर्स टेल, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल वैसे भी बुक में मौजूद है, बुक में मौजूद ना हो यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, कैरेक्टर पढ़ेंगे और फिर लियोन्टिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर थीमेटिक कंसर्न्स इन इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स के मेजर थीम्स क्या हैं? मैं कहूँगा एक थीम है कि हमें हेस्टी नहीं होना चाहिए, हमें प्राउड नहीं होना चाहिए, हमें गॉड्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, आगू नहीं करना चाहिए, फेट के साथ हमें फाइट नहीं कर सकते हम। और उसके बाद जी हाँ, ये सारी बातें करने के बाद जो असल थीम है वो इसके अंदर इडिपस कम्प्लेक्स है, जिसको हम इडिपल कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये इसका थीम है इडिपल कम्प्लेक्स के ऊपर। इडिपल कम्प्लेक्स आप जानते हैं, समझदार हैं कि एक लड़के का अपनी मदर के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन का एक बाउंड है। ही वांट टू मेट हिज मदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन होती है। तो ये एक कम्प्लेक्स है, इसको हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स है। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक आदमी जो दूर दराज सरजमीन पर चला गया वो आखिर अपनी मदर की वुम्ब के पास वापस आया। बहरहाल बड़ी कमीनी बातें हैं, चलो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो ये इडिपस कम्प्लेक्स का एक्यूट ड्रामा के अंदर इडिपल कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का एक छोटा टॉपिक बनाया है, एंड में मैंने उसको रीड कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी बातें आपने सारी की सारी कहाँ से, पिछले जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वहाँ से लेंगे। बात एक ही है कि इसमें क्या क्या थीम है, वो मैंने थीम शुरू में गिनवा दिए हैं, जिस जिस क्वेश्चन से मिल जाए आपने उठा लेने हैं। थीमेटिक की बात है तो थीम क्या है, इसके अंदर कोई अहम ख्यालात क्या है, ठीक है, उसने ट्रेजेडी से हटकर क्वेश्चन किया है। Describe the role of Miss Prism in Oscar Wilde's play The Importance of Being Honest। मिस प्रिज्म का कैरेक्टर स्केच लिखना है, हाईली डिफिकल्ट बात है क्योंकि यू हैव वेरी लिटिल डिटेल अबाउट हर इन द क्वेश्चंस।
क्वेश्चन में बहुत छोटी डिटेल आपके पास है। प्रिज्म वो थी जो मोहब्बत करती थी डॉक्टर चीजिबल से, तो उसके बारे में लिखना है। अगर आप प्रोलॉन्ग करना चाहें तो वहाँ से कहेंगे कि वो किस तरह टीच करती थी, क्या टीच करती थी, किस तरह केयर करती थी, और उसे उस उम्र में किस तरह मोहब्बत भी थी डॉक्टर के साथ, और किस तरह वो बहाने से चली जाती थी और किस तरह वो मौके तलाश करती थी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि किस तरह एंड पर जब वो लेडी आई है तो उसने जब उसे रिकॉग्नाइज किया है कि ये तो मिस प्रिज्म वही है, तो उस वक्त वो किस तरह परप्लेक्स थी और उसने किस तरह सारे मामले को डिस्क्लोज किया है। तो 4 पैराग्राफ हेल्दी बन जाते हैं अगर आप हिम्मत थोड़ी सी करेंगे, अदरवाइज आपको ड्रामे की टेक्स्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। Why do you think the loss of handkerchief has a huge impact on Othello's mind? अब हैंडकरचीफ की सबसे पहले तो आपने अहमियत लिखनी है, 2 पैराग्राफ में चले जाए कि हैंडकरचीफ था क्या। हैंडकरचीफ आपको पता है ना, उसकी मदर से रिलेटेड था, इनहेरिटेंस में आ रहा था वो, और उसकी डेफिनेशन उसने की थी शेक्सपियर ने, कि उसके अंदर वो औरतों के दिल से निकाला हुआ खून और रेशम और ये सारे प्रॉफ्ट ने, किसी फीमेल प्रॉफ्ट ने उसे निट किया था। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर अबाउट हैंडकरचीफ। लेकिन वो हैंडकरचीफ ना सिर्फ लॉयल्टी का सिंबल था, बल्कि वो एक मिथिकल ये व्यू रखा गया है कि हैंडकरचीफ अगर वाइफ के पास होगा तो हस्बैंड लॉयल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक मिथिकल पॉइंट रखा गया है उसके अंदर। ओके। और उसके बाद असल बात यह है कि जब उसने उस एक अजीम हैंडकरचीफ गिफ्ट को उसने हाथ में देखा है, किसके, एक इंतहाई चीप कैरेक्टर के। वो चीप कैरेक्टर कौन था? बियांका। तो बियांका जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसके हाथ में देखकर वो एक मोहब्बत की तजलील थी, वो एक टोकन ऑफ लव। जब उसने इतने बुरे हाथ में देखा तो वो काज बन गया उसके अंदर जेलिसी का, रिवेंज का, तमाम एलिमेंट्स को, उसके अंदर जो चीज़ें भी मौजूद थी उसके मन के अंदर, जेलिसी थी, रिवेंज था, दुख था, उस सब इन्फ्लेम्ड हो गया। ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई ये काजेज थी कि हैंडकरचीफ इम्पॉर्टेंट था, टोकन ऑफ लव था, और वो मिथिकल भी था, उसके अंदर कुछ मैजिकल एलिमेंट्स भी थे, और फिर वो एक चीप वेमन के हाथ में चला गया जिसकी वजह से वो जेलिसी का आंसर और ज़्यादा इन्फ्लेम हो गया और रिवेंज का एलिमेंट आ गया और नफरत पैदा हुई। उथेलो कहते तो दैट हैंडकरचीफ इज द कॉज ऑफ द उथेलोज ट्रेजेडी, या इस हैंडकरचीफ ने उथेलो के माइंड पर बहुत बुरा असर छोड़ा। Bring out some of the satirical elements in Oscar Wilde's play The Importance of Being Earnest. Satirical तंजिया बातें क्या की हैं, उस वक्त के जो बॉयज़ हैं, यंग मैन हैं, वो किस तरह स्नोबिश हैं, और बड़ी औरतें भी स्नोबिश हैं। स्नोबिश का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी हैं, उस वक्त की क्लास डिफरेंसेस सोचते हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, अजीबो गरीब किस्म की फ़िलासफ़ी करते हैं, उलट बातें करते हैं। तो स्टेरिकल एलिमेंट्स हैं। और वहाँ उस वक्त की जो लड़कियाँ हैं वो तो अर्नेस्ट के नाम से इंथराल हो जाती हैं। ठीक है। उनके करैक्टर्स और उनके करैक्टर्स के जो कंटेंट्स हैं, उनके मन के जो जेवर हैं, वो सारे के सारे कमज़ोर हैं, उनके अंदर असल नहीं, आर्टिफिशलिटी आ गई है। अब तो आपने बताना है कि माशरे पर क्या क्या उसने क्रिटिसाइज़ किया है। अच्छा, माशरे पर क्रिटिसाइज़ करने के अलावा उसने कुछ सेट एक्नॉलेज्ड जो पहले से मौजूद कोट्स पे मिसालें थीं, जो उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ कर दिया है उसने। जैसा कि वो कहते हैं मैरिजेस हेवन में बनती हैं, उसने कहा जी तलाक़ें जन्नत में बनती हैं, क्योंकि मैरिजेस का आज जो हाल है उसका आउटकम यही निकल रहा है कि वो आज़ाद लोग ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उसने की है कि जी बुरी म्यूज़िक को लोग और से सुनते हैं। सपोज़ ये कहा है उसने
इस तरह की कुछ और भी बातें उसने की हैं वैमन के बारे में। तो ये भी एक हिस्टेरिकल एलिमेंट था वो उसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। शादी के बारे में कुछ और भी उसने कहा था, बड़ा दिलचस्प बात है। बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ लें। 2012 की सप्लीमेंट्री एक्सप्लेन विद रेफरेंस, इसका क्या है जी? सप्लीमेंट्री 2012 है। आई हैव हेयर्ड इट सेड सो, these men, ये जी स्टेंजा था इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, हाउ फार। अब आपने गौर से सुनना है, नींद नहीं करनी। हाउ फार इज मेफिस्टोफिलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर फास्टिस डोमिनेशन? डोमिनेशन का मतलब क्या है? डाउनफॉल, उसकी तबाही, उसकी जहन्नुम वसल होना, जहन्नुम में गर्क होना। मेफिस्टोफिलिस कितना रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी की बुक में नहीं है मेफिस्टोफिलिस का कैरेक्टर। मेफिस्टोफिलिस ने उसको रॉन्ग फिलॉसफी दी थी। मेफिस्टोफिलिस ने उसे अट्रैक्ट किया था, उसे फॉरबेड नहीं किया था। मेफिस्टोफिलिस ने उसको लालच दी थी। मेफिस्टोफिलिस ने उसे इनकरेज भी किसी हद तक किया था। तो ये उसकी डाउनफॉल की वजह बना था। सो बिट डिफ़िकल्ट। अगर आपने इस सवाल को चेज़ करना है तो आपको टेक्स्ट में जाकर मेफिस्टोफिलिस के डायलॉग जो हैं वो तैयार करने होंगे और देखना होगा कहाँ कहाँ मेफिस्टोफिलिस ने उसको इनकरेज किया है, उसको आगे बढ़ावा दिया है। डेफिनेटली अगर किसी बुक में मौजूद है तो आप लिख सकते हैं। डिस्कस द विंटर्स टेल एज अ ट्रेजिक कॉमेडी, ये सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल को तैयार करना चाहिए। अगर आप विंटर्स टेल तैयार ना भी करें, लेकिन विंटर्स टेल की समरी तैयार करने के बाद ट्रेजिक कॉमेडी का सवाल एक बार पढ़ लेना चाहिए। इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं आपको फर्दर पार्ट 2 के लिए कह रहा हूँ। विंटर्स टेल का आधे हिस्से के अंदर ट्रेजिडी है तो आधे हिस्से के अंदर कॉमेडी है, ठीक है, इसलिए ट्रेजिक कॉमेडी है। Further, question number 3, discuss the Winter's Tale as a, question number 4, how has Oscar Wilde represented the institution of marriage in importance of being earnest? अब मैरिज को किस तरह लेता है being earnest? तो मैरिज के बारे में उसके ख्यालात एक तो मैंने बता दिया आपको, वो कहता है कि तलाक़ें जो हैं वो जन्नत में बनती। हाँ, दूसरी बात वो कहता है कि मैरिजेस आर द आउटकम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत बातें करता है, फूल गिराता है। क्या कहा है उसने? करे शादी अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं होती। हमारा आम व्यू यही है कि अंडरस्टैंडिंग हो तो शादी कर लेते हैं। नहीं, उसने नहीं कहा था। हाँ, जेनसन ने यही कहा था कि अंडरस्टैंडिंग की वजह से शादी होती है। ऑस्कर वाइल्ड कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शादी होती है। आप लड़की से मिलते हैं, उनके फैमिली से मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो कमाल हैं, हम तो बड़े ग्रेसफुल हैं, हम तो वेल मैनर्ड हैं, और वो खाने आपको खिलाते हैं कि हम बड़े अच्छे खाते पीते और सखावत वाले लोग हैं। वो आपको दिखाते हैं, आप भी वैसे दिखाते हैं, हालांकि आप भी वैसे नहीं होते। आप वो लड़की को आप उठ के बैठ के दिखाते हैं कि आप किस तरह रिपल्स निकाल सकते हैं, किस तरह आप ग्रेसफुल तरीके से कमर सीधी रख के, सर सीधा रख के बैठ सकते हैं। तो फिर आप उन्हें प्यारे प्यारे कोट कहते हैं लड़का लड़की को, और लड़की बड़ी फिलॉसफी को अप्रिशिएट करती है कि जी क्या बात है आपके जहन की। और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के दो हीप्स हैं, दो बड़े मीनार खड़े कर देते हैं आप। और जब ये अगर तो दोनों तरफ से बेहतरीन किस्म के मीनार खड़े हो जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग सही तरह से हो जाती है तो शादी कर लेते हैं। और जब शादी हो जाती है फिर पता चलता है कि ओए मेरी तरह का बंदा है, ये लड़की है तो मेरी तरह का, ये कोई देवी तो नहीं है। वो देखते हो कहते हैं ये तो पूरा डंगर है, ये बंदा है। इस तरह बंदे होते हैं। ये पहले तो बड़ा ग्रेसफुल लगता था, अब तो रीछ की तरह इसके बाल निकल आए सारे जिस्म पर, ठीक है। तो ये तो वो कह रहे ये मिसअंडरस्टैंडिंग की रिजल्ट है।
एक तो ये दो बातें लिखेंगे, तीसरी बात आप मैरिज के हवाले से कोई इसके अंदर से टेक्स्ट में से तलाश करेंगे, चौथी बात आप ये लिखेंगे कि सोसाइटी के अंदर लोग उन चीज़ों से इंथराल हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं जो चीज़ें असल में इंसान के खूबियों का वो उसके खासा होती ही नहीं है, उसकी कंटेंट होते ही नहीं है, वो उसके म्यार बना लेता है। जैसा कि नाम के साथ इंथराल हो जाना, पैसे के साथ इंथराल हो जाना, क्लास के साथ इंथराल हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। असल चीज़ तो ग्रेस है। अब मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ नॉट, वो बड़ी अच्छी क्लास में से नहीं है, वो लोअर क्लास में से है, और उसने जिस लड़के से शादी की है तो मैं तो देखकर हैरान रह गया, वो इतना खूबसूरत और ग्रेसफुल लड़का था हैं। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि मैं लड़की का नाम लिया, तो मैंने कहा कि आपका हस्बैंड तो बहुत खूबसूरत है। कह दिया सर जाने दें, ये बेचारे लोग हैं और बस मैं तो इनके बिहेवियर से तंग आई हुई हूँ, इनके पीछे जो लोग हैं ना बहुत लोअर है। शी वाज सेइंग कि ये हमसे भी लोअर है, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि अब उसके कंटेंट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, वो लड़का कितना ग्रेसफुल है, कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, उसकी क्वालिटीज़ इग्नोर की जा रही हैं, उसकी क्लास को देखा जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, क्लास भी देखनी चाहिए, मेरा व्यू यही है। क्लास का असर होता है, कास्ट का असर ज़रूर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ख्याल अब ये है कि तमाम इंसान बराबर हैं, बहुत ज़हीन लोग आ जाते हैं, बहुत फूल फैमिलीज़ में से ऐसा भी होता है, लेकिन क्लास का फिर भी फ़र्क है। जैसे कि राजपूत फैमिली है, बड़ी हट धर्म और सख्त किस्म की फैमिली प्रूव होगी, और जिसके साथ ठहर जाएंगे गर्दन उड़ा दो इनकी, ठहरे उसके साथ, और बात नहीं है। अभी भी इनके, अभी भी राजपूत से मिलेंगे एक ही ट्यून नज़र आएगी आपको, मुझे नज़र आती है इनके अंदर। अच्छा जी, इनको जल्दी मोहब्बत भी नहीं होती, ये भी आपको बता दूँ। बड़ी सख्त काम है, हो तो नहीं गई, हो तो नहीं गई। जैसे मोहब्बत करेगी ना, सर तोड़ करेगी और फिर उसको अपनाएगी भी सही। अच्छा चले जी, ये बीइंग अर्नेस्ट के अंदर आप मैरिज की सारी बातें आप लिख सकते हैं, और उसके ऑस्कर वाइल्ड के व्यूज। डेस्डेमोना इज अ 5, डेस्डेमोना इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गुड एंड नोबल इन ह्यूमन नेचर। अब अगर नेचर देखी जाए तो डेस्डेमोना की कैसी थी, हम्बल नेचर थी, गुड नेचर थी, नोबल लेडी की वो रिप्रेजेंटेशन कर रही है। गिव एग्जांपल्स फ्रॉम ओथेलो, सपोर्ट दिस। डिफिकल्ट है, नहीं आसान है। ये डेस्डेमोना का आप करेक्टर है, क्यूट ड्रामा से कर लें। हाँ, फिर उसके अलावा डोमेस्टिक जो ट्रेजेडी है वहाँ से कुछ एलिमेंट उठा लें। ओथेलो की ट्रेजेडी है, वो जो ओथेलो मार रहा है उसे, वो वहाँ से मटेरियल उठा लें जहाँ जहाँ से मिलता है। डिस्कस द रोल ऑफ फेट इन इडिपस डाउनफॉल। बस वो फेट वाला क्वेश्चन लिख देना है आपने, पहला क्वेश्चन है एक्यूट ड्रामा से। ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ रोमांस इन विंटर्स टेल। विंटर्स टेल के अंदर वो दो यंग मैन दिखाए गए हैं जिनकी रोमांस दिखाया गया, जिनकी मोहब्बत दिखाई गई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोहब्बत वो करते हैं खेतों के अंदर और फिर शीप्स के साथ, और इधर उधर घूमते फिरते, बड़ा अच्छा। नेक्स्ट पर चलें। 2013 एनुअल में पेपर आया है और पहला स्टेंजा इसका है, नो इन गुड अर्नेस्ट हाउ समटाइम्स नेचर विल बिट्राय इट्स पुली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर देयर, हाउ इज रोमांस इंटरवोवन विद ट्रेजेडी इन द विंटर्स टेल। एक्यूट ड्रामा के अंदर मैंने विंटर्स टेल एज अ ट्रेजिक कॉमेडी का सवाल बना दिया है, वो तैयार करेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज अ क्रिटिक ऑफ द सोसाइटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में असल में स्टायर किया गया है, तनकीद की गई है किस पर, किस पर बोलो महक, क्या हाल है आपका? अच्छा, सोसाइटी पर स्टायर किया गया है, ये बात हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेयॉन्स कैरेक्टर इन इडिपस रेक्स।
खरियान का करैक्टर लिखना है। अगर आप गैदर करें खरियान को, आपने टेक्स्ट पढ़ी हुई है, आप बाखूबी और अच्छे तरीके से खरियान को क्रिएट कर सकते हैं। खरियान 3 स्टेप में कवर, 4 स्टेप में कवर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में बताएं कि वो इंटर कैसे हुआ और उसका नाम और उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। और 2 in 1 करैक्टर है, ही इज़ एट द सेम टाइम अंकल, ही इज़ एट द सेम टाइम ब्रदर इन लॉ। तो उसके बाद वो प्रोफेसी लेकर आता है, वहाँ से एक स्टेप कवर हो गया। दूसरे स्टेप में आएंगे तो आप बताएंगे उसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है और किस तरह वो उसको डिफेंड करता है और वो बच जाता है डेथ सेंटेंस से। उसके बाद तीसरा रोल उसका आपको यहाँ मिलता है जब खरियान एंड पर स्टेज पर आता है और वो सारी बात सुनता है किसकी, ईडिपस की, और फिर वो तख्त को संभालता है। और 5th या 4th नंबर पर आप आकर ओवरऑल कंक्लूजन देंगे कि खरियान इज एन आइडियल कैरेक्टर इन द ड्रामा। क्यों आइडियल कैरेक्टर है? दैट इज अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, क्योंकि उसके अंदर ना तो हेस्टी नेचर है ना वो डल है। उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो किंग बनने के काबिल हुआ है। हाँ जी, अजान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फार इज डॉक्टर फास्टस अ ट्रूली ट्रेजिक कैरेक्टर? ये ट्रूली ट्रेजिक कैरेक्टर कहाँ तक है? ये क्या वाकई ट्रेजिक कैरेक्टर है? आपको यहाँ पर लास्ट में एक पैराग्राफ, चलो आप इस तरह ना करें, आपके पास एक्यूट ड्रामा के अंदर एक सवाल बना हुआ है डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिडी या ट्रेजिक हीरो का, ठीक है, आप वही तैयार करें। 6 नंबर, टू मच ऑफ गुडनेस लेड डेस्टिमोना टू हर ट्रेजिक एंडिंग। बहुत ज़्यादा अच्छा होना डेस्टिमोना को ट्रेजिडी की तरफ ले गया। वो नोबल थी, इनोसेंट थी और वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी उथेलो पर कि ही विल नेवर किल हर। तो यही उसकी ट्रेजिडी का बायस बना। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस वजह से। या तो आप कहें कि वाकई वो उसकी नोबल करैक्टर जो है वो ट्रेजिडी का बायस बना, या डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एग्री करना है, ठीक है, उसमें आप बेहतर रह जाएंगे। 7, डिस्कस द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन इडिपस रेक्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्यूट ड्रामा। 2013 सप्लीमेंट्री, और इसका पहला स्टेंजा है, हाउ ब्लेस्ड एम आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what are some of the reasons which contribute to Leontis' jealous nature? लियोंटिस जेलस हो गया था अपने ही दोस्त से और समझता था कि उसका दोस्त जो किंग है उसका कोई सीक्रेट रिलेशन है उसकी वाइफ के साथ, जिसकी वजह से वो जेलस हो गया। तो बताइए कि क्या रीजंस थी जिसने लियोंटिस को जेलस कर दिया। तो आपने ड्रामा पढ़ा नहीं है, तो जिन्होंने पढ़ा है तो वो इसको आसानी से कर सकते हैं। हाउ फार हैज जैक लर्नड इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैक वर्दिंग ने किससे सीखा कि अर्नेस्ट बनने की इम्पोर्टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि अर्नेस्ट नाम रखने की क्या इम्पोर्टेंस है। ये जैक को कैसे पता चला? सिंपल इज दैट यू हैव टू राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक वर्दिंग। ओके, ओवरऑल थीम ये है कि जब उसने अपना अर्नेस्ट नेम रखा तो उसको पहली इंपॉर्टेंस उसकी ये थी कि वो एक लड़की इंथराल होगी उस नेम से और उसके अफेयर में आ गए। ठीक, बाद में फिर इसी अर्नेस्ट के नाम की वजह से उसे घर जाकर वहाँ पर डोमेस्टिक प्रॉब्लम फेस करने पड़े और इसका एडवांटेज उठाया एक और कैरेक्टर ने, एलजी ने। ये भी अर्नेस्ट नेम की वजह से था। अर्नेस्ट नेम की वजह से उसकी अपनी वार्ड और उसकी बिलवड के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हो गए, तो ये भी इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ तक कि वो अपने आप को बैप्टाइज करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू चेंज देयर नेम, तो इंपॉर्टेंस है इस नेम की। हाँ, और रियलिटी में यही होता है अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट का नाम रखने का उसको क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ज़िंदगी में किस तरह तब्दीलियाँ आई इस नाम से। हाउ डज द कोरस कंट्रीब्यूट टू द एक्शन ऑफ द प्ले इन इडिपस रेक्स। कोरस का क्वेश्चन है और ये एक अच्छा सवाल है और ये टेक्निकल क्वेश्चन है
और एक्यूट ड्रामा में मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि कोरस ग्रुप ऑफ एल्डर्स होते हैं, स्टेज पर मौजूद होते हैं और ये ड्रामा का स्टार्ट करते हैं और ड्रामा के दौरान कैरेक्टर्स से बातें भी करते हैं और फिर इसके अलावा ये ऑडियंस और कैरेक्टर्स के दरमियान में राब्ता भी होते हैं और ड्रामे के अंदर जो बेसिक थीम होता है उसको भी एलाबोरेट करते हैं, इन्हेंस करते हैं उसको और ये मॉरल भी देते हैं और ये व्हील भी होते हैं, ये सॉन्ग्स भी सुनाते हैं, ये सीन्स को तब्दील करने के लिए दरमियान में आपको वक्फे को पुर करते हैं, उस जगह को पुर करते हैं जहाँ पर कैरेक्टर्स ने कपड़े बदल कर शेप बदल करके आनी होती है। तो आज भी कोरस मौजूद है, किसी न किसी शक्ल में आपकी मूवीज़ के अंदर जो गाना चलता है दर हकीकत ये कोरस की ट्रांसफॉर्म शक्ल है। ठीक है, तो ये सवाल मैंने 2 हिस्सों में तकसीम करके लिख दिया है बुक के अंदर। ब्रिंग आउट द रेशियल प्रेजुडिस इन शेक्सपियर्स ओथेलो। अब वो कुछ लोग ये कहते हैं कि ओथेलो वाज निग्रो सो आयागो वाज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज रेस। और दूसरी बात ये है कि डेस्डेमोना वाज अ वाइट गर्ल और रेस डिफरेंस था, नीग्रो और वाइट गर्ल का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो रेशियल डिफरेंसेस दरमियान में रह गए। तो यहां पर भी देखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो इस 2 पहलू पर देखेंगे कि भाई ये रेशियल ड्रामा है, लेकिन ये सवाल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा रेस के बारे में। तो मैंने किसी जगह पर ओथेलो के करैक्टर के अंदर बुक के अंदर रेस के हवाले से बातचीत की है। आयागो के करैक्टर में भी मैंने रेस के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, ये अब आप गैदर करना पड़ेगा मटेरियल डिफरेंट प्लेसेस से। 6. हाउ फार इज फ्री विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इडिपस डाउनफॉल? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 7. What function do the comic scenes perform in the play Dr. Faustus? डॉक्टर फास्टस के अंदर कॉमिक जो सीन हैं उनका क्या फंक्शन है? मैं इसका सिंपल आंसर दूंगा, कॉमिक सीन टोटल इररेलेवेंट है, कॉमिक सीन टोटल बोर और डल हैं, कॉमिक सीन एक्चुअली द एक्चुअल पार्ट ऑफ द ड्रामा है ही नहीं, किसी ने इनको अंदर डाला है। ठीक है, इस ड्रामे के स्टार्ट को देखकर ये लगता है कि ये कॉमिक सीन्स मार्लो के पेन से नहीं आए। ठीक है, और अगर ये सवाल आपने करना होगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए कॉमिक सीन के ऊपर बड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और फिर फजूल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसके ऊपर कंसंट्रेट आप कर नहीं सकते। ठीक है, ये सवाल देने का मतलब ये है कि आपका एक सवाल आपको ना करने देना। ठीक है, 2014 फर्स्ट stanza, if we say that we have no sin we deceive ourselves। डॉक्टर फास्टस का ये फर्स्ट स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन Hybris and describe which actions of Oedipus and Jocasta demonstrate Hybris in Oedipus Rex by Sophocles। Hybris का वर्ड इस्तेमाल करके उसने इस पूरे सवाल को आपसे छीन लिया है। Hybris का मतलब क्या है जी? मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि Oedipus Rex इज अ हैब्रिस प्ले। मैंने स्टार्ट में एक लाइन लिखी थी और हैब्रिस को ब्रैकेट में मीनिंग भी लिखे थे। आई थिंक हाँ, हैब्रिस्टिक आई थिंक इसका मतलब एरर ऑफ जजमेंट है या प्राइड है। हाँ, ये मेरे ख्याल में या इसका मीनिंग प्राइड मैंने लिखा है उसके अंदर बुक के अंदर, मुझे एग्जैक्ट नहीं, या वो लिखा है नहीं हिमार्टिया नहीं, ये प्राइड है इसका मतलब। हाँ, प्राइड है। हैब्रिस क्या है, प्राइड क्या है, और डिस्क्राइब करें। ईडिपस के और जुगास्टा के एक्शन के अंदर प्राइड मौजूद थी। वो जो काम भी करते थे वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते थे, प्राउड होते थे। एंड ईडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। तो
ये प्राइड ही उनकी डाउनफॉल की वजह बनी। और आपने बताना है जहाँ जहाँ इवेंट आए हैं, ईडिपस ने कहा है कि ऐ मेरे बच्चों, मुझे जानता हूँ, मैं इसको सॉल्व करूँगा, जैसे मेरा मैटर हो, तो प्राइड थी। एज ए सॉल्वर ऑफ रिडल वो है। जुकास्टर ने कहा ये सारे के सारे ओरेकल झूठ बोलते हैं, प्राइड थी। और अगर मुझसे ट्रूली पूछेंगे, मैं कहूँगा ना ईडिपस में प्राइड है ना जुकास्टर में प्राइड है। मैं वेरी क्लियर हूँ। हम लिख देते हैं क्रिटिक के अंदर क्योंकि क्वेश्चन ये आ रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, एक किंग का कम से कम ऐसा एटीट्यूड होता है। अगर वो किंग है, इतनी अरिस्टोक्रेट क्लास से वो बिलोंग कर रहा है, तो प्राइड तो होगा ही ना उसमें। इतना और ये ट्रू प्राइड है। हाँ, क्योंकि वो अननोइंगली हर चीज कर रहा था, उसको क्या पता था। हाँ, ये ट्रू प्राइड इतनी अननोइंगली वाली बात आपकी बहुत स्ट्रांग है कि अननोइंगली कर रहा है तो उसने ऐसे ही बोलना है, वो शेकन तो नहीं है, वो तो बहुत फिर्म है। तो मैं कहता हूँ प्राइड नहीं है, लेकिन आपको सवाल आएगा और पिछले दौर में भी आता रहा है सवाल ये, तो आपको सॉल्व करना है। तो ये सवाल मौजूद भी है कि ट्रेजिक हीरो की जब बात होती है तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हैब्रिस क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और वो किस तरह प्राउड था और क्या क्या उसके फ्लॉज हैं, किसके, ईडिपस के खास तौर पर। 3. What is the significance of the last speech in Marlowe's play? डॉक्टर फासेस, लास्ट स्पीच किसने की थी? कोरस ने की थी। तो उसकी क्या अहमियत है? उस लास्ट पेज पर जो 12 लाइन हैं या 13 लाइन्स हैं, उनके ऊपर आपने लिखना है। और वो सारा प्राइड पर है, वो सारा है एरोगेंस पर, अपने आप को गॉड्स के इक्वल समझने पर, वो इस बात पर है, यानी कि मोरालिटी का एलिमेंट उसके अंदर है। आपने उसी को एक्सप्लेन करना है। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ी है तो उस पेज को लाजमी दोबारा पढ़ें, तो आपको ये सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल क्रिएटिव क्वेश्चन है और मैं यही चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे ही सवाल आने चाहिए। डू यू एग्री or disagree with the following proposition? Desdemona's goodness drove her to her tragic end. डेस्टिमोना बहुत नोबल थी, जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हुई। डिस्कस एंड एनालाइज लियोंटेस जेलसी इन शेक्सपियर्स प्ले विंटर्स टेल। जेलसी का सवाल मैंने एक्यूट ड्रामा में बना दिया है। 6. इज सिसिली अ मोर रियलिस्टिक कैरेक्टर देन ग्वाइंडोलिन? ग्वाइंडोलिन से ज़्यादा अच्छी करेक्टर, रियलिस्टिक करेक्टर सिसिली थी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है सिसिली को ग्वाइंडोलिन के साथ। Why and why not? Discuss your answer in the light of Oscar Wilde's play The Importance of Being Earnest. Bit difficult है, जिसने टेक्स्ट पढ़ी है और जिसको सिसिली और ग्वाइंडोलिन के अंदर इंटरेस्ट है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, मुझे वैसे लिटरेचर के संजीदा पार्ट से ही इंटरेस्ट रहा है, कॉमिक पार्ट से लिटरेचर के मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा। हालांकि इस वक्त इस दौर के अंदर सबसे अहम कॉमिक पार्ट जा रहा है। ट्रेजेडीज, रियल ट्रेजेडीज ही माशरे में बहुत हैं, उसके लिए ट्रेजेडीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कॉमेडी कम है तो कॉमेडी की ज़रूरत है, कॉमेडी क्रिएट की जाए। इसीलिए आप देखें इंडियन मूवीज़, तमाम मूवीज़ का मूड जो है कॉमिक हुआ है विद इन 8 years। बड़े बड़े आपके ज़बरदस्त किस्म के, जाबिर किस्म के हीरो जो हैं वो कॉमिक हुए हैं। कौन कौन से भला? संजय दत्त को देखें, सलमान खान को देखें, अक्षय कुमार को देखें। कौन सा बेटा? आमिर खान को देखिए, वो भी कॉमिक में आया है, सारे कैरेक्टर कॉमिक में आए हैं। हाँ वो ठीक है, उसका नाम क्या है जी, है ना, जो बड़ी उम्र का है वो बड़ा। एक और कैरेक्टर है जो बड़ा विलन आता था ज़बरदस्त किस्म का, उसका नाम भी अच्छा खासा है, बड़ा ज़बरदस्त। जिगर विलन देखिए किसी ने? हैं? उसका जो विलन होता है उसका नाम क्या है? वो जो गर्दन सीधी रखी होती जिसने, मामा ठाकुर भी बना होता है एक दफ़ा दिल जले में, नहीं दिल जले में नहीं, दिल वाले में, जो वो वाली मूवी में है। चलो तुम्हें पता ही नहीं है। वो जो वो वाली मूवी में है, वो उसका नाम क्या है? मुझे नाम उसका आता था अच्छा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें नहीं, वो तो और है, अमरीश पुरी है वो तो। बहरहाल बड़े बड़े कैरेक्टर कॉमिक हुए हैं। आगे चलते हैं जी। I hate Othello gives some insight into the lines spoken by Iago
फॉर उथैलो इन शेक्सपियर्स प्ले उथैलो। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि उथैलो से नफरत क्यों करता था यागो। उसकी एक रीज़न ये है कि उसने उसे लेफ्टिनेंट बनाना था, लेफ्टिनेंट नहीं बनाया। दूसरी रीज़न ये है कि उसने कैसियो को ज़्यादा फेवर दी हैं और इसको नहीं दी। तीसरी बात यह है कि वो रेस की वजह से, वो एक डिफरेंट रेस से था उथैलो, उस वजह से भी नफरत करता था। ठीक है। तीसरी बात वो ये करता है कि उसे ये भी शक होता है कि उथैलो का उसकी वाइफ के साथ, एमिलिया के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन भी है। ठीक है। और रिवेंज भी लेना चाहता है उससे। तो इस तरह के ये बुक के अंदर मैंने यागो के ऊपर 2 क्वेश्चन बनाए हैं, एक गुड यागो, एक ईवल यागो। आप दोनों को पढ़ेंगे तो वहां से आप उठा लेंगे कि हाँ जी ये उथैलो से नफरत क्यों करता था। फिनिश्ड नहीं है। ओके।